Hello, my lovelies. Welcome to Mathological. In today's session, we are going to discuss the beautiful concept of escalators, a very important concept. And I believe कि अगर तुमने पीछे सेशंस देखे होंगे एस्केलेटर्स पे तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहे होंगे, क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते होंगे। तो आज के सेशन के बाद में वो सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाने वाला है। सेशन को स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखना, हर एक बात को समझना। मैं बहुत सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से उन कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है? ओके और हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मोस्टली जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी बिकॉज एस्केलेटर्स की जब हम बात करते हैं तो एस्केलेटर्स में हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हमें मीटर्स या फिर किलोमीटर्स में या फिर सेंटीमीटर्स में गिवन नहीं होगा, डिस्टेंस हमें गिवन होगा स्टेप्स में क्योंकि एस्केलेटर में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well and press the bell icon. अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करो और ग्रुप्स में भी फैला दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है, और चैनल का भी सब्सक्राइबर बेस बढ़े। चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एन एस्केलेटर? आई बिलीव देयर इज नो वन जिसने कि एस्केलेटर कभी देखा नहीं होगा, सबने देखा हुआ है, ठीक है। तो एस्केलेटर इज अ मूविंग स्टेयरकेस, अ स्टेयरकेस दैट इज मूविंग। और बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है एस्केलेटर का? भाई एस्केलेटर के अलावा एलिवेटर्स जो भी होते हैं उससे पहले से लिफ्ट पहले से अवेलेबल है, बट लिफ्ट के साथ एक ड्रॉबैक है कि जब भी लिफ्ट कभी माल फंक्शन करेगा, एलिवेटर कभी भी माल फंक्शन करेगा, एलिवेटर यानी कि लिफ्ट कभी भी माल फंक्शन करेगा तो तुम उसको यूज नहीं कर सकते। बट इवन अ माल फंक्शनिंग एस्केलेटर कैन बी यूज्ड। अगर एक एस्केलेटर स्टॉप्ड है, स्विच्ड ऑफ है, तब भी वो एक स्टेयरकेस तो है, बस मूव नहीं कर रहा। Isn't it? So that is the beauty about escalator. So in an escalator there are number of steps and all these steps are connected and they move on up via wheel, ठीक है। तो व्हील से रोटेट करते हैं, ऐसे, ठीक है। और फिर ऐसे ही सेकंड टाइप में, अब डिज़ाइन मैंने प्रॉपर्ली नहीं बना पाया बट समझ गए होगे, ठीक है, कि इफेक्टिवली इस तरह से हमारा रोटेट करता है एस्केलेटर में। नंबर ऑफ स्टेप्स, तो कभी भी किसी एस्केलेटर में अगर हम देखेंगे, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस वन इज द लास्ट स्टेप, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एस्केलेटर कि नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एस्केलेटर, ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ विजिबल स्टेप्स ऑफ एन एस्केलेटर आर ऑलवेज कांस्टेंट। फिर वो चाहे मूव कर रहा हो, मूव अपवर्ड्स कर रहा हो, मूव डाउनवर्ड्स कर रहा हो, स्टॉप दो, स्विच ऑफ हो, हर एक केस में हमेशा नंबर ऑफ स्टेप्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेंगे। और डिस्टेंस कभी भी हम मेजर करेंगे एस्केलेटर के किसी भी क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ स्टेप्स। और कोई भी मेजर करने का हमारे पास पैमाना नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, सो विल ऑलवेज बी मेजरिंग द डिस्टेंस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और स्पीड मेजर करेंगे तो स्पीड भी हमारा होगा नंबर ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम, स्टेप्स पर यूनिट टाइम। कभी कभी सेकंड में वैल्यूज गिवन होगा, कभी मिनट में गिवन होगा, और कभी कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो हमेशा हम स्पीड मेजर करेंगे स्टेप पर यूनिट टाइम में। ये बात, दो बातें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस विल बी इन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड स्पीड विल ऑलवेज बी इन स्टेप्स पर यूनिट टाइम। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। एक दो और कन्वेंशन समझ लेते हैं कि कभी भी जैसे एस्केलेटर हमारा है, अगर खुद से मूव कर रहा है, लेट अस से मूविंग स्पीड है, मूवमेंट का स्पीड है एस्केलेटर का 2 स्टेप्स पर सेकेंड, वी कैन राइट दैट स्पीड, एस्केलेटर का स्पीड विथ स्मॉल ई, ठीक है। अपने हिसाब से तुम चाहो तो कैपिटल ई में लिखो, कोई और वैल्यू में लिखो तो लिखो, बट बेसिक ये है कि हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे एस्केलेटर की स्पीड को। और सिमिलरली एस्केलेटर में अगर कोई पर्सन है या तो खड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड 0 है, अगर वो स्टैंड कर रहा है और एस्केलेटर अपने आप मूव कर रहा है तब तो उसकी स्पीड 0 है, ठीक है। सो इफ इज ओनली स्टैंडिंग स्टेशनरी देन फिर उसकी स्पीड 0 है। बट अगर वो मूव कर रहा है, इफ द पर्सन इज मूविंग, वॉक कर रहा है या फिर रन कर रहा है एस्केलेटर के ऊपर, तो उसकी कोई स्पीड होगी। सो इन दैट केस विल बी रिप्रेजेंटिंग हिज स्पीड बाय एम, ठीक है। मैन की स्पीड को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अब कुछ हमारे पर्टिकुलर केसेस बनेंगे एस्केलेटर पे। एक केस तो है, देखो,
जबकि एस्केलेटर हमारा मूव कर रहा हो, सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा हो और पर्सन उस पर ना मूव कर रहा हो, पर्सन माइट बी स्टैंडिंग। सेकेंड केस बन सकता है एस्केलेटर इज मूविंग एंड मैन इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो मैन भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और थर्ड केस बन सकता है मैन इज मूविंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस्केलेटर। तो मैन और एस्केलेटर दोनों मूव कर रहे हैं बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक फोर्थ केस भी बन सकता है, दैट इज दो लेस इंपॉर्टेंट, बट वो केस ये होगा कि मैन मूव कर रहा है और एस्केलेटर की स्पीड 0 है, यानी एस्केलेटर स्विच्ड ऑफ है। ठीक है, मोस्टली हम इन 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस when escalator is moving, second case when man and escalator both are moving in the same direction, and third case when man and escalator both are moving in the opposite direction. ठीक है, पहला केस तो बिल्कुल इजी है, अगर सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड विल बी जो स्पीड एस्केलेटर का है, बिकॉज मैन का स्पीड तो 0 है, मैन का स्पीड तो 0 है उस केस में। ठीक है, सो स्पीड हमारा हो जाएगा जो कि एस्केलेटर का स्पीड है। एस्केलेटर का स्पीड अगर हमारा 2 स्टेप्स पर सेकंड है और नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे होंगे लेट अस से 15 है तो 7.5 सेकंड्स लगेंगे, 15/2 टाइम लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हमारे n है तो टाइम टेकन विल बी n/e। ठीक है, सेकंड केस है वो है जबकि मैन और एस्केलेटर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, थिंक अबाउट इट, एस्केलेटर खुद से ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो इवन इफ मैन इज वाज स्टैंडिंग ऑन दैट एस्केलेटर, तब भी एस्केलेटर ऊपर जा रहा था। अब ये मैन भी चलना शुरू कर देगा उसके ऊपर, तो जल्दी ऊपर पहुंचेगा, जल्दी ऊपर पहुंचेगा, यानी कि टॉप पे पहुंचेगा। ठीक है, जल्दी टॉप पे पहुंचेगा, क्या बात क्लियर है? ठीक है, सो अगर मैन भी चलना शुरू कर देगा सेम डायरेक्शन में तो टाइम टेकन विल बी लेसर, बिकॉज स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड एडअप हो जाएगा। मैन इज मूविंग ऑन द एस्केलेटर, स्पीड हो जाएगा हमारा मैन का अपना स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसको और इलेबोरेट करेंगे और बेहतर समझेंगे, बट क्या बात क्लियर होता है कि स्पीड हमारा हो जाएगा मैन का स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड, एंड इफ दैट इज सो तो टाइम टेकन विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज हमारा डिस्टेंस तो क्या है, एन ही है एस्केलेटर के क्वेश्चन में। थर्ड सिनेरियो बनता है व्हेन मैन इज मूविंग इन डायरेक्शन और एस्केलेटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एस्केलेटर लेटर से डाउनवर्ड्स जा रहे हैं और मैन अपवर्ड्स जा रहे हैं। तो अगर एस्केलेटर डाउनवर्ड जा रहा है और मैन अपवर्ड्स जा रहा है तो हमारी स्पीड इस केस में हो जाएगी मैन की स्पीड माइनस एस्केलेटर की स्पीड। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट थिंग इज कि इन एनी सच केस स्पीड ऑफ मैन शुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एस्केलेटर। भाई खुद सोचो, अगर एस्केलेटर जा रहा है डाउनवर्ड्स और तुमको जाना है अपवर्ड्स, अगर तुमको अपवर्ड्स बनाना है तो तुमको एस्केलेटर की स्पीड से तेज चलना पड़ेगा, अदरवाइज एस्केलेटर तुमको अपने साथ नीचे लेके जाएगा, गिर जाओगे, गिर जाओगे। देखा भी होगा शायद किसी को ऐसे गिरते हुए। अगर वो एस्केलेटर से स्लो चलेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो फिर खिलवाड़ कर रहा है, वो गिरेगा, एक्सीडेंट होगा उसका। ठीक है, तो मैन का स्पीड शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन एस्केलेटर का स्पीड व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि मैन जहां जाना चाहता है वहां जा पाए। क्या ये बात क्लियर होती है? बोट एंड स्ट्रीम में भी सिमिलर चीजें हम डिस्कस करेंगे, सिमिलर बातें डिस्कस करेंगे। वहां पे भी होगा कि बोट का स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर वो अप स्ट्रीम में जा रही है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सो उस केस में अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर बोट को बहा के लेके चली जाएगी स्ट्रीम, बोट अपनी डायरेक्शन में जा नहीं पाएगी। ठीक है, सो अगर मैन को भी अपवर्ड जाना है और वो अपवर्ड जाना चाहता है तो एस्केलेटर की स्पीड से उसकी स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, और इफेक्टिव स्पीड हमारी आ जाएगी मैन का स्पीड माइनस एस्केलेटर का स्पीड, एंड इफ दैट इज सो तो टाइम टेकन हमारा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस दैट इज एन स्टेप्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम, यानी कि m-c। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये बेसिक बात हमने डिस्कस कर ली। तो जो स्पीड है ये हमारी इफेक्टिव स्पीड है। एक दो चीजें हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं बच्चे कई बार, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वो ये पहली ये बात ये है कि एस्केलेटर में कभी भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंट। ठीक है, दीज स्पीड्स दैट वी आर डिस्कसिंग आर नॉट रिलेटिव स्पीड्स। क्यों ये रिलेटिव स्पीड्स नहीं है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है हमारे लिए जबकि दो अलग अलग बॉडीज हो, बट यहां पे जो पर्सन है वो एस्केलेटर के ऊपर मूव कर रहा है, इजंट इट सो? तो एस्केलेटर मीडियम है हमारा जिसके ऊपर वो पर्सन मूव कर रहा है, दैट इज वाई रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगने वाला है। यहां पे जो हम चीजें सीख रहे हैं वो डिफरेंट है, तो बिल्कुल भी उससे कंफ्यूज नहीं करना है हमको। क्लियर? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट केस हमारा है लेट अस से जबकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, एस्केलेटर एज वेल एज द मैन, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मैन भी अपवर्ड्स जा रहा है और एस्केलेटर भी अपवर्ड्स ही जा रहा है। लेट अस से स्पीड ऑफ मैन इज 3 स्टेप्स पर सेकेंड और स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज 2 स्टेप्स पर सेकेंड।
ओके, और टाइम टेकन हमारा है, टाइम टेकन टू मूव अप टू रीच द टॉप, दैट टाइम टेकन इज लेट अस से 10 सेकेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी, स्पीड हमारी क्या है, स्पीड यहां पे हो जाएगी m प्लस ई, स्पीड विल बी इक्वल टू m प्लस ई, इजंट इट सो? तो स्पीड हमारा होगा m प्लस ई, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स ट्रेवल्ड बाय द मैन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स ट्रेवल्ड बाय द एस्केलेटर इन द सेम टाइम। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स ट्रैवल्ड बाय मैन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स बाय एस्केलेटर। टाइम 10 सेकंड्स है, मैन भी 10 सेकंड्स मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी 10 सेकंड्स मूव कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बाय मैन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स बाय एस्केलेटर विल बी 3 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 2 क्यों हो जाएगा? तो टोटल वैल्यू हमारा आ गया 30 प्लस 20 यानी कि 50 स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 50 स्टेप्स। ओके, यही ऑपोजिट डायरेक्शन का केस होता, यही ऑपोजिट डायरेक्शन का केस होता। तो इन दैट केस हमें पता है कि अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, स्पीड सेम ही रखते हैं अपनी, बट अब फर्क यह है कि मैन अपवर्ड्स जा रहा है और एस्केलेटर जा रहा है डाउनवर्ड्स। मैन की स्पीड अभी भी रखते हैं 3 स्टेप्स पर सेकंड और एस्केलेटर की स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकंड, और टाइम टेकन हमारा है 30 सेकेंड्स लेट अस से। सो अब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे? नाउ द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय मैन और माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर, क्योंकि मैन जा रहा है अपवर्ड्स, एस्केलेटर डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो सबट्रैक्ट कर रहा है, टाइम एक्स्ट्रा दे रहा है, टाइम एक्स्ट्रा, ज्यादा टाइम लगेगा मैन को, बिकॉज एस्केलेटर अपवर्ड्स जा रहा है, तो एक्सेलरेटर के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इजंट इट सो? तो माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर, और टाइम हमारा 30 है, तो मैन के स्टेप्स कितने होंगे? 3 इंटू 10, 3 इंटू 30, और एस्केलेटर के स्टेप्स हो जाएंगे 2 इंटू 30। तो दिस वैल्यू विल बी 90 माइनस 60, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हमारे 30। बेसिकली हमारा स्पीड क्या है? m माइनस ई स्पीड हुआ, तो स्पीड इफेक्टिवली कितना हो गया हमारा? 1 स्टेप पर सेकेंड। इफेक्टिव स्पीड आ गया 1 स्टेप पर सेकेंड, और 30 सेकेंड चला है, तो 1 इंटू 30 यानी कि टोटल 30 स्टेप्स होंगे। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा इफेक्टिव स्पीड कितना होगा? m प्लस ई होगा, यानी कि 5 स्टेप्स पर सेकेंड होगा, और नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 10, तो टोटल हमारे स्टेप्स हो जाएंगे 10 इंटू 5 विच इज 50। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी बात है, ये आसान आसान बातें हैं, समझ में आ रही है, ठीक है? बट इन्हीं बातों पे थोड़े अच्छे सवाल बनेंगे, इन्हीं बातों पे चीजें बेहतर होंगी, क्लियर हो जाती है तो, ठीक है? अब एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो हम बार बार पहले सेशन से ही डिस्कस कर रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट है, और अगर स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो स्पीड का रेशियो मिलेगा उसका ऑपोजिट रेशियो मिलेगा हमें टाइम का, और एस्केलेटर में हमेशा डिस्टेंस यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमेशा कांस्टेंट है। तो मल्टीपल क्वेश्चन में हम बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि स्पीड और टाइम का रेशियो, अगर हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, लेट अस से 2 पर्संस है, उनका हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, तो टाइम का रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करें तो हमारे जो 3 केसेस बन रहे हैं, फर्स्ट केस है हमारा व्हेन मैन इज मूविंग एंड एस्केलेटर इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड हमारी आ रही है वहां पे m माइनस ई। सेकेंड केस है व्हेन ओनली द मैन इज मूविंग, ठीक है, ओके, सॉरी, व्हेन ओनली द मैन इज मूविंग, एस्केलेटर हमारा स्विच्ड ऑफ है। और थर्ड केस आएगा व्हेन मैन इज मूविंग एज वेल एज एस्केलेटर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड आ जाएगा m प्लस ई। अभी जो वैल्यूज है हमारी स्पीड की m माइनस ई, m प्लस ई, क्या ये वैल्यूज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है? क्योंकि m माइनस ई से हम m पे आ रहे हैं, तो कितना e ऐड कर रहे हैं, और फिर m से m प्लस ई पे जा रहे हैं, तो अगेन हम e ऐड कर रहे हैं। तो क्या ये वैल्यूज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है? तो ऑल दीज वैल्यूज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्पीड की वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे या फिर n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे डिस्टेंस ही तो है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हमारा स्पीड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टाइम की वैल्यूज जो होंगी, अगर टाइम की वैल्यूज है t1, t2 एंड t3, तो दीज विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
दीज वैल्यूज विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर हमें T1 और T3 की वैल्यू पता है तो T2 हम इजीली निकाल पाएंगे। T2 विल बी 2 टाइम्स T1 T3 अपॉन T1 प्लस T3 विच इज बेसिकली हार्मोनिक मीन ऑफ T1 एंड T3। T2 यानी क्या, जो हमारा एवरेज वैल्यू है, जो हमारा जब मैन मूव कर रहा है और स्केलेटर स्विच्ड ऑफ है उस केस में। क्लियर है? तो सबसे पहले एपी में लगाओगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगाओगे, उसके बाद में ही इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे। क्या ये बात समझ में आती है? अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। बातें सीख ली हमने जितनी भी सीखनी थी, अब सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और हर एक क्वेश्चन में पॉज करना है वीडियो को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। ठीक है? An escalator is moving up at a constant speed. Vijay can walk up the moving escalator in 20 seconds, while he takes 60 seconds if he walks down the moving up escalator. If Vijay walks at the same speed in each case, then find the time taken by him in moving up the escalator if it is stationary. दो केसेस हमें बताए हुए हैं। पहला केस क्या है, विजय कैन वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। एस्केलेटर कहाँ जा रहा है? एस्केलेटर की डायरेक्शन क्या है? मूविंग अप है, मूविंग अप है। एंड विजय कैन वॉक अप, यानी विजय भी अपवर्ड्स ही जा रहा है पहले केस में। तो विजय भी अपवर्ड्स जा रहा है, एस्केलेटर भी अपवर्ड जा रहा है, स्पीड हो जाएगी हमारी m+e। टाइम लग रहा है कितना? टाइम लग रहा है 20 सेकंड्स का। ओके, सेकंड के समय क्या गिवन है? व्हाइल ही टेक्स 60 सेकंड्स इफ ही वॉक्स डाउन द मूविंग अप एस्केलेटर, यानी कि एस्केलेटर तो अपवर्ड जा रहा है बट विजय हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, तो स्पीड आ जाएगी m-e और टाइम लग रहा है यहाँ पे 60 सेकंड्स का। तो क्वेश्चन इज आस्किंग इफ विजय वॉक्स एट द सेम स्पीड इन ईच केस देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इन मूविंग अप द एस्केलेटर इफ इट इज स्टेशनरी, यानी कि एस्केलेटर की स्पीड 0 हो जाएगी और सिर्फ विजय जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? क्लियरली ये वैल्यूज हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो ये वैल्यू मिडिल में आएगा। व्हेन मैन इज मूविंग अप द एस्केलेटर, एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ, यही वैल्यू तो मिडिल में आएगा। तो हमारा टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस टाइम का वैल्यू विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Isn't it so? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन हो जाएगा बाकी दो वैल्यूज का। सो दैट विल बी 2 × 20 × 60 डिवाइडेड बाई 20 + 60। तो वैल्यू आ जाएगा 2 × 20 × 60/80। 3 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, 4 से गया 5 टाइम्स, तो 5 × 3 15 × 2 30 सेकेंड्स विल बी द आंसर। ऑप्शन डी, 30 सेकेंड्स में ही विल बी मूविंग अप द एस्केलेटर, ही विल बी रीचिंग द टॉप। क्या ये बात क्लियर होती है? ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को करने का, बट हम सिर्फ एक अप्रोच नहीं सीखेंगे, हम दूसरा अप्रोच भी सीखेंगे क्वेश्चन को करने का। हालांकि करेंगे ऐसे ही, बट दूसरा अप्रोच भी समझ में आना चाहिए। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, इस क्वेश्चन में हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है और हमको पता है नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट आएंगे, और क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में तो कोई डिस्कशन किया नहीं गया है। ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टेप्स पर सेकंड वगैरह वगैरह, तो कोई स्पीड तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें स्पीड की वैल्यू कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को कुछ भी मान सकते हैं, डिस्टेंस को कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। टाइम की वैल्यूज हमें गिवन है 20 है और 60 है। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे हैं 20 और 60 का एलसीएम, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे 60। हमने मान लिया नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे 60। इज दैट क्लियर? जैसे ही हमने ये वैल्यू मान लिया तो स्पीड हमारी पहले केस में क्या आ जाएगी? 60/20। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। इजंट इट सो? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकालो। पहले केस में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस हमारी है 60, टाइम है 20, तो 60/20 यानी कि स्पीड आ जाएगी 3 स्टेप्स पर सेकंड। और सेकंड केस में आ जाएगा स्पीड 1 स्टेप पर सेकंड। ओके, m+e की वैल्यू आ गई हमारी 3 और m-e की वैल्यू आ गई 1। दोनों को ऐड कर दोगे तो e हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m विल बी इक्वल टू 4। और यहां से जब अकेला मैन मूव कर रहा है तो वो स्पीड आ जाएगी हमारी 2 यूनिट्स, 2 स्टेप्स पर सेकंड। 2 स्टेप्स पर सेकंड आ जाएगा। तो टाइम टेकन विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 30 सेकंड्स। क्या समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कितना आसान हो गया इस तरह से भी हमारे लिए। ठीक है, और हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे। 60 की बजाय तुम 120 मान लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने एंड पे कोई भी वैल्यू मान के चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली हम कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज कर रहे हैं जो टाइम स्पीड में हमने बार बार यूज किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका वॉक्स अप ऑन अ मूविंग एस्केलेटर at 8 steps per second and arrives at the other end at 12 seconds. She returns back walking at the same speed and reaches the starting point in 36 seconds. To find the number of steps in the escalator. So Renuka is walking on a moving escalator at 8 steps per second. हमें रेणुका की स्पीड गिवन है, यानी कि m की वैल्यू हमें गिवन है, m is 8 steps per second. ठीक है, and arrives at the other end at 12 seconds. Fine. She returns back walking at the same speed and reaches the starting point in 36 seconds. तो एक डायरेक्शन में जाने में लग रहे हैं 12 सेकंड्स और सेकंड डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं 36 सेकंड। तो बताओ मुझे सोच के
कि कौन सी डायरेक्शन होगी जबकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, और कौन सा ऐसा डायरेक्शन होगा जबकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो टाइम लगेगा कम, बिकॉज स्पीड होगी ज्यादा। सेकंड केस में स्पीड होगी कम और टाइम लगेगा ज्यादा। तो क्लियरली इन द फर्स्ट केस जब 12 सेकंड्स का टाइम लग रहा है तब शी मस्ट बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड होगा m+e। और सेकंड वाले केस में स्पीड हो जाएगा m-e, और तभी तो टाइम लग रहा है ज्यादा, 36 सेकंड्स का। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? और नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमारे सेम ही रहेंगे दोनों केसेस में। तो अब नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। पहले केस में नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय रेणुका प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर। टाइम है 12 सेकंड्स का, टाइम है 12 सेकंड्स का, और हमें रेणुका का स्पीड पता है, दैट इज 8 स्टेप्स पर सेकंड। तो 12 सेकंड्स में रेणुका का कितना स्टेप्स ट्रैवल करेगी? 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 ट्रैवल करेगी। साथ में एस्केलेटर की स्पीड भी है e स्टेप्स पर सेकंड, और 12 सेकंड में ट्रैवल करेगा 12e, 12 इंटू 8 प्लस 12e। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। अब सेकंड वाले से भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल सकते हैं, और दोनों तो इक्वली आने चाहिए। तो अब सेकंड केस में कैलकुलेट करते हैं। सेकंड केस में रेणुका का स्पीड कितना है? अगेन 8 ही है, तो 36 सेकंड्स ट्रैवल कर रही है। 36 इंटू 8 आर द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय रेणुका। और सेकंड केस में एस्केलेटर का स्पीड क्योंकि हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एस्केलेटर सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो माइनस 36 सेकंड में एस्केलेटर ट्रैवल करेगा 36e, एंड बोथ ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब कुछ काम ये कर सकते हो कि हम 12 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 12 इंटू 8 प्लस e, एंड दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 8 माइनस ई। 12 से काटा 3 बचा यहाँ पे, सो 8 प्लस ई इज इक्वल टू 24 माइनस 3e। तो यहाँ से 4e विल बी इक्वल टू 24 माइनस 8 यानी कि 16। तो क्लियरली हमारी e की वैल्यू आ गई 4 स्टेप्स पर सेकेंड। एस्केलेटर का स्पीड आ गया 4 स्टेप्स पर सेकेंड। क्वेश्चन हमसे पूछा नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर क्या होगा, तो अब यही वैल्यू पुट कर दो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो n का वैल्यू आ जाएगा 12 इंटू 8 इज 96 प्लस 12 इंटू ई यानी 12 इंटू 4, 96 प्लस 48 नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे हमारे 144 स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे 144। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच है, उससे भी सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। ओके, थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। वो लाइन जो पहले इरेज कर दी उसको एक्चुअल में इरेज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने की उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या है, टाइम हमारा क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है 12 सेकंड्स का 36 सेकंड्स का, टाइम का रेशियो क्या है? 1:3 का। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:1 का। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो 3 हमारा आ रहा है m+e, 1 आ रहा है m-e, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगा? ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, 3 और 1 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया भी था। ठीक है, तो पहला वैल्यू स्पीड की वैल्यू और दूसरी स्पीड की वैल्यू m+e और m-e की स्पीड को ऐड करोगे। m की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? m विल बी इक्वल टू m+e प्लस m-e एंड दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 + 1/2, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट्स की वैल्यू हमें पता है दैट इज 8 स्टेप्स पर सेकंड, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है हमारी 4 स्टेप्स पर सेकंड। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 4 स्टेप्स पर सेकंड, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ जाएंगे? क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 स्टेप्स पर सेकंड, और टाइम लग रहा है हमारा 36 सेकंड्स का 1 यूनिट की स्पीड से, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे 4 इंटू 36 विच इज 144। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये बिल्कुल यूनिक अप्रोच है। तुमने अगर प्रीवियसली सेशन देखे होंगे तो बहुत सारे लोग इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आमतौर पे हम कन्वेंशनल अप्रोच यूज करते हैं टाइम का लगा के, जो पहला हमने अप्रोच देखा, बट ये अप्रोच बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। बट ये अप्रोच हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का अप्रोच है और बिल्कुल यूज करना चाहिए हमें। इसको यूज करने से क्वेश्चन हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। देख भी पा रहे हो कितना ईजी हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा हर एक केस में हमें पता है कि एस्केलेटर के हर एक केस में हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट होंगे, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन इज क्लाइंबिंग मूविंग अप एस्केलेटर।
अमन एक मूविंग अप एस्केलेटर को क्लाइम कर रहा है, ही टेक्स 50 स्टेप्स एंड रीचेस द टॉप। ऑन द अदर हैंड वरुण मूव्स डाउन ऑन द सेम एस्केलेटर, यानी कि एस्केलेटर तो मूव अप कर रहा है, अमन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट वरुण ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और स्पीड गिवन है अमन और वरुण की, दैट इज 1:2, एंड दे रीच द अदर एंड इन इक्वल टाइम, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, और हमें गिवन क्या है, हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड की वैल्यूज गिवन नहीं है, रेशियो गिवन है, और हमें ये भी गिवन है कि अमन को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, साथ में हमें ये भी गिवन है कि दे आर रीचिंग द अदर एंड इन इक्वल टाइम, यानी कि टाइम दोनों का इक्वल है, यानी कि अगर हम किसी एक का टाइम निकाल लें तो हमें दूसरे का टाइम भी पता चल जाएगा। तो स्पीड का वैल्यू हमें क्या गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन है अमन और वरुण का 1:2, ठीक है, रेशियो गिवन है, हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, हम मान लेते हैं कि अमन का स्पीड है 1 स्टेप पर सेकेंड और वरुण का स्पीड है 2 स्टेप्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाई अमन कितना है, 50 है, 50 है, ठीक है। तो अगर हमारा स्पीड 1:2 रेशियो में आ रहा है, तो अगर सेम टाइम है, टाइम सेम है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि टाइम सेम है दोनों का, तो अगर टाइम सेम है, टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होंगे, और स्पीड अगर हमारा 1:2 का है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही तो है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी तो हमारा प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, तो जो स्पीड का रेशियो वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होगा, यानी कि अगर 50 स्टेप्स अमन ने लिए हैं तो वरुण ने जस्ट डबल स्टेप्स लिए होंगे, यानी कि 100 स्टेप्स लिए होंगे। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है, यानी कि वरुण ने डबल स्टेप्स लिए होंगे। इज दैट पार्ट क्लियर, क्या बात क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमारा एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आ जाएगा, अमन के केस में आएगा 50, और अमन मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अमन जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है एस्केलेटर, और वरुण मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एस्केलेटर जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अमन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आ जाएगा, 50 तो उसने खुद ने चल लिया है, साथ में इन द सेम टाइम नंबर ऑफ स्टेप्स ट्रेवल्ड बाय द एस्केलेटर, तो हम मान लेते हैं कि ट्रेवल टाइम टी है, ट्रेवल टाइम टी है, या फिर यहां से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर हमने स्पीड एज्यूम कर लिया 1 स्टेप पर सेकंड, तो 50 सेकंड्स हमारा ट्रेवल टाइम आ गया, 50 सेकंड्स, और दोनों के लिए इक्वल ही है, दोनों के लिए 50 सेकंड्स है। तो अमन के लिए दिस विल बी 50 स्टेप्स जो कि उसने खुद से चले हैं प्लस 50 ई, बिकॉज एस्केलेटर का अपना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। तुम जो भी टाइम की वैल्यू मानोगे, 50 की बजाय 10 मान लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम का वैल्यू बस दोनों के लिए इक्वल मानना है, ठीक है। तुम 10 मानो, 5 मानो, 4 मानो, कुछ भी मानो, अल्टीमेटली उसका आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर निकालना है नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल टोटल, एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय वरुण, वरुण ने 100 स्टेप्स लिए हैं, और इस केस में हमारा एस्केलेटर के स्टेप सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 100 माइनस 50, और ये दोनों इक्वल आना है, अब इक्वेट कर दो, तो दिस विल बी 100 ई विल बी इक्वल टू 50, यानी कि ई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2 स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है। तुम टाइम की कोई और वैल्यू मानोगे तो ई की वैल्यू कुछ और आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने ई की वैल्यू ये अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव माना है, पर यूनिट टाइम है, सच पर सेकंड नहीं है, बस सेकंड सिर्फ समझने के लिए लिखा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सो 1/2 स्टेप्स पर यूनिट टाइम है एस्केलेटर का स्पीड, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे आ जाएंगे, पुट कर दो इस वैल्यू को एन में, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एन विल बी इक्वल टू 50 प्लस 15 इंटू 1/2, यानी 50 प्लस 25, यानी कि 75 स्टेप्स होंगे एस्केलेटर में विजिबल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Aman walks up a stationary escalator in 50 seconds. When he is standing on the moving escalator, he reaches the top in 60 seconds. 50 seconds में he is walking up a stationary escalator, जबकि 60 seconds में he is standing on the moving escalator, और तब भी वो टॉप पे पहुंच जा रहा है 60 seconds में। Okay, find the time it would take him to run up the moving escalator if he runs 5 meters in the same time as he can walk 3 meters. तो यहाँ पे हमें उसके रनिंग और वॉकिंग स्पीड का कंपैरिजन गिवन है। पहला सिनेरियो हमारा है जबकि ही इज वॉकिंग अप अ स्टेशनरी एस्केलेटर, यानी एस्केलेटर का स्पीड 0 है फर्स्ट केस में, सिर्फ और सिर्फ अमन मूव कर रहा है, सिर्फ अमन मूव कर रहा है, टाइम हमारा लग रहा है 50 सेकंड्स का। सेकंड केस है व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन द मूविंग एस्केलेटर, यानी कि अमन का स्पीड 0 है और सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है और टाइम लग रहा है 60 सेकंड्स का। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों केसेस में सेम है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो आ रहा है हमारा 50:60, यानी टाइम का रेशियो आ रहा है 5:6 का, तो क्या हम कह सकते हैं स्पीड का रेशियो एक्जैक्टली ऑपोजिट होगा, यानी कि 6:5 होगा। क्या ये बात कही जा सकती है, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है। और अगर हमने ये एज्यूम किया है तो यहां से हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ जाएंगे, 15/6, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स एन की वैल्यू आ जाएगा 300 स्टेप्स। ओके, इज दैट क्लियर।
300 स्टेप्स आ गए हमारे, क्या बात समझ में आती है? थर्ड सिनेरियो हमारा कह रहा है फाइंड द टाइम इट वुड टेक हिम टू रन अप द मूविंग एस्केलेटर, यानी कि इस बार अमन भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है. देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार वो दौड़ के जा रहा है. अर्लियर ही वाज वॉकिंग बट नाउ ही इज रनिंग, तो स्पीड डिफरेंट होगा. दिस विल बी लेट अस से m डैश होगा, m नहीं होगा m डैश होगा. और m डैश की वैल्यू क्या होगा? ही रन्स 5 मीटर्स इन द सेम टाइम एज ही कैन वॉक 3 मीटर्स. तो सेम टाइम है, यानी टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल होते हैं. तो यहां से हम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वॉकिंग स्पीड और रनिंग स्पीड का कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, सो ही रन्स 5 मीटर्स इन द सेम टाइम एज ही कैन वॉक 3 मीटर्स, यानी कि उसका डिस्टेंस का रेशियो क्या आ रहा है? 5:3. रनिंग और वॉकिंग में डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 5:3, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? 5:3 तो होगा. तो हिज रनिंग स्पीड विल बी 5/3 टाइम्स ऑफ हिज वॉकिंग स्पीड, 5/3 टाइम्स ऑफ हिज वॉकिंग स्पीड. तो m डैश हमारा आ जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ m. और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारा आ जाएगा, इफेक्टिव स्पीड आ जाएगा 5/3m प्लस e. क्या ये पार्ट क्लियर है? और हमने पहला स्पीड माना था, m की वैल्यू हमारी कितनी मानी थी? हमने 6 मानी थी. तो अगर m इज इक्वल टू 6 है, 5/3m कितना आ जाएगा? 5/3 इंटू 6. और एस्केलेटर का स्पीड है 5, तो प्लस 5. तो दिस इज 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5 यानी कि 15 हमारी स्पीड आ गई. स्पीड आ गई 15. ठीक है, अगर स्पीड आ गया है हमारा 15, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम विल बी, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने माने हमने? 300 बाय 15 विच विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड्स. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था और इजीली हमने इसको कर लिया. क्लियर होती है बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Riddhi reaches Karol Bagh metro station and finds that the escalator is not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On usual days, if she remained stationary on the moving escalator, then escalator takes her up in time t2. Find the time taken by her if she walks up on a moving escalator. Very easy question. बहुत ही आसान सवाल है. पॉज करके अपने एंड पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो. वैल्यूज यहाँ पे गिवन नहीं है, बस इतनी सी बात है. ठीक है, क्या कह रहे हैं? रिद्धि करोल बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचती है एंड शी फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग. तो शी वॉक्स अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, यानी कि इन द फर्स्ट केस एस्केलेटर इज स्टेशनरी और रिद्धि मूव कर रही है सिर्फ, यानी कि स्पीड होगी m, स्पीड हो जाएगी m. ठीक है, और टाइम हमारा क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है t1 का. ठीक है, सेकंड सिनेरियो में क्या है? ऑन यूजुअल डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी, यानी कि अब क्या है? शी इज स्टेशनरी एंड एस्केलेटर इज मूविंग अप. एस्केलेटर मूव अप कर रहा है और टाइम लग रहा है हमारा t2 का. और क्योंकि इन एवरी सच केस नंबर ऑफ स्टेप्स इज कांस्टेंट, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कांस्टेंट है तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स को कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं. बेस्ट क्या होगा? हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यूज गिवन है, टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि n हम मान लेते हैं t1 इंटू t2. और अगर n हो गया t1 इंटू t2, तो फर्स्ट केस में हमारी स्पीड क्या आ जाएगा? t1 t2 बाई t1, यानी कि स्पीड आ जाएगी t2, यानी कि m की वैल्यू आ गई t2. और सेकंड केस में स्पीड आ जाएगी हमारी t1 t2 बाई t2, यानी कि t1 स्पीड आ जाएगी, तो e की वैल्यू आ गई t1. फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय हर इफ शी वॉक्स अप ऑन अ मूविंग अप एस्केलेटर. इन द थर्ड सिनेरियो शी इज आल्सो वॉकिंग अप एंड एस्केलेटर इज आल्सो वॉकिंग अप, यानी कि स्पीड एड अप हो जाएगा, m प्लस e हो जाएगा. और m की वैल्यू क्या है? t2 है, तो स्पीड हमारा आ जाएगा. और e की वैल्यू है t1, तो स्पीड हमारा आ जाएगा t2 प्लस t1. और डिस्टेंस तो अभी भी t1 t2 है, तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. This will be our answer. Time taken will be t1 t2 upon t1 plus t2. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो देख रहे हो कि कैसे हमने इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट कर लिया और कितनी आसानी से अटेम्प्ट कर लिया. और इस कॉन्सेप्ट को आई बिलीव समझ पाओगे तुम. ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही क्वेश्चंस को रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसके बाद में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेशन को में हम और भी बेटर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आई बिलीव ये सेशन तुम्हें पसंद आएगा और एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट अब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेशन वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे. अब अपने एंड पे भी तुम कोशिश करना कि किसी भी रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चंस को अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लो. और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट को जरूर से जरूर अप्लाई करना. सिर्फ बहुत कन्वेंशनल तरीके से करने की कोशिश मत करना. इस कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई करना कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम की वैल्यूज को हम एज्यूम करके भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली मैटर नहीं करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें एक्जैक्टली वैल्यूज गिवन है, जैसे कि स्टेप्स पर सेकंड में वैल्यूज गिवन है. ठीक है, जहाँ पे एक्जैक्टली हमें वैल्यूज डिफाइन की हुई है वहाँ पे चीज़ें अलग होगा. बट अदरवाइज हम वैल्यूज को एज्यूम कर सकते हैं. जहाँ पे भी चीज़ें कंपैरेटिवली गिवन है, रेशियो गिवन है,
वहां पे हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में मानते रहे, ठीक है। तो वहां तो हम ये चीजें बार बार कर ही रहे हैं, यहाँ पे भी हम उस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ऑन दैट नोट इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ वैरायटी ऑफ एडिशनल सम एडवांस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दो और स्प्रेड कर दो, और भी ग्रुप्स में जहां पे भी स्प्रेड कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। यही पर्पस भी है अल्टीमेटली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।